स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग जो है अपनी अगली साइंस क्विज लेके चल रहे हैं। इस क्विज में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं जो अपने एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है बहुत अधिक रहते हैं। बराबर, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या फिर आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आया या फिर आंसर में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग जो है अपने जो कमेंट बॉक्स दे रखा है उस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपको कमेंट बॉक्स का आंसर मिलेगा। बराबर, चलो आज हम वापस अपने साइंस क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, अल्फा ब्रोमो एसिटोफिनॉन या अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो अश्रु गैस जो होती है या फिर पुलिस के द्वारा भीड़ को तितर बितर करने के लिए किस प्रकार की अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? अश्रु गैस कहते हैं। कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आता है कि अश्रु गैस में और किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया। अमोनिया का प्रयोग भी हम लोग जो है अश्रु गैस में कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक प्रकार की तीक्ष्ण गैस है। और क्लोरीन, क्लोरीन का प्रयोग भी हम लोग जो है अश्रु गैस में कर सकते हैं। तो इन तीन गैसों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, एक क्लोरीन, एक अमोनिया और दूसरी होती है अपनी तीसरे नंबर पे आती है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन। बराबर, भीड़ को तितर बितर करने के लिए हम लोग जो है अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉन, अमोनिया या फिर क्लोरीन, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग भी कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही गैसें जो होती है ये तीक्ष्ण गैस होती है। बराबर, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों के रस को हम लोग, अगर हमें फलों के रस को सुरक्षित रखना है तो उसको किस एसिड के साथ में रखना पड़ेगा? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम बेंजीट। तो फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये एसिटिक एसिड और किस में पाया जाता है? तो सिरका, सिरके में भी जो है एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बराबर, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन अपना ये है कि भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। मतलब भोपाल गैस त्रासदी में 1984 में जो अपने एमपी भोपाल में जो घटना हुई थी उस समय क्या हुई थी कि एक गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों संख्या में क्या हो गई, लोगों की मौत हो गई थी उस समय। बराबर ना, तो वो उस गैस का नाम क्या है जो रिसाव हुई थी? तो उसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। और इसका क्या होता है? मेलियस इनकस स्टेपिस, जो अपने कान में हड्डियाँ पाई जाती हैं। और इसका क्या नाम है? मेथाइल आइसोसाइनाइड, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस जो है एमपी के भोपाल में 1984 में जो है रिसाव हुई थी जिसकी वजह से क्या हुआ था, हजारों की संख्या में जो है लोगों की मौत हो गई थी। बराबर, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ देखो, रेशा, राल, गोंद या फिर लैटेक्स। तो आपको पता होगा कि रबड़ जो होता है वो लैटेक्स का उत्पाद है। लैटेक्स जो है पौधे के पेड़ से प्राप्त की जाती हैं, जो एक प्रकार का दूध होता है। बराबर ना, जो वल्नीकरण या सल्फोनीकरण के द्वारा उसे कठोर बनाया जाता है। बराबर ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, तो रबड़ किसका उत्पाद है? तो रबड़ जो है वो लैटेक्स का उत्पाद है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है? देखो, LPG जो हमारे घरों में है, यानी कि हम लोग अपने रसोई में प्रयुक्त लेते हैं LPG को खाना बनाने के लिए। बराबर ना, तो उस LPG में कौन सी गैस होती है? LPG में होती है ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। LPG के अंतर्गत प्रोपेन और ब्यूटेन होती है। अब अपने ऑप्शन में मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये चारों ऑप्शन अलग अलग दे दिए। मतलब प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों जो है वो किस में होती हैं? LPG में होती हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन जो है अलग अलग दे दिया, तो हम लोग इसका आंसर जो है डी करेंगे क्योंकि इसमें ब्यूटेन जो होती है वो अधिक होती है प्रोपेन की तुलना में। बराबर ना, ओके, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन अपने LPG पे ये पूछा जाता है कि
एलपीजी के गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए हम लोग एलपीजी में क्या मिलाते हैं, मतलब कि जैसे अपने रसोई में अगर हमारी गैस जल रही है या फिर स्टार्ट छोड़ दी और उसके मतलब जल नहीं रही है बल्कि ऐसे ही जो है गैस स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है, तब हम लोगों को यहाँ तक बैठे हुए अपने रसोई से जो है यहाँ पर दूसरे कमरे में जो है उसकी गंध आने लगेगी। वो किसकी वजह से होता है? उसके अंतर्गत जो है एलपीजी के अंतर्गत जो है वो हम लोग क्या बताते हैं, सल्फर के यौगिक यानी कि मिथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। मिथाइल मरकैप्टन के कारण जो है हम लोगों को जो है गंध आती है। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है? यानी प्राकृतिक गैस और बायोगैस। प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? जो अपने भूमि के नीचे से जो निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक गैस। बायोगैस कह दो या फिर गोबर गैस कह दो। ओके, बायोगैस या फिर गोबर गैस। तो इन दोनों में जो है कौन सी गैस होती हैं? तो मीथेन। मीथेन जो है प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में होती है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अब देखो, फलों को, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम लोग किस प्रकार की गैस का प्रयोग करेंगे? एथिलीन। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, एथिलीन, ठीक है ना। वो गैस कौन सी है? तो एथिलीन गैस है जिसमें हम लोग जो है कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 8 की तरफ। ऑरेंथोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखो, ऑरेंथोलॉजी में हम लोग जो है किसका अध्ययन करेंगे? पक्षियों का। पक्षियों का अध्ययन जो है ऑरेंथोलॉजी में किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बराबर ना। ऑरेंथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्न में से आनुवांशिकता के जनक किसे कहते हैं? आनुवांशिकता, फादर ऑफ जेनेटिक, यानी आनुवांशिकता के जनक किसको कहते हैं? तो आपको पता ही होगा किसको कहेंगे? लेमार्क, डार्विन, खुराना या फिर मेडल। चारों में से हम लोग किसको बोलते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेडल। ग्रेगर जॉन मेडल को हम लोग जो है आनुवांशिकता के जनक के रूप में जानते हैं। किसको जानते हैं? ग्रेगर जॉन मेडल। आनुवांशिकता क्या होती है? जो अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है करेक्टर जो है चलते रहते हैं, जैसे पिता से पुत्र, पुत्र से वापस आगे उसके पुत्र में जो है यही करेक्टर जो है आगे से आगे चलते रहते हैं। जैसे हीमोफीलिया का रोग है तो एक प्रकार का क्या है? आनुवांशिक रोग है। अगर दादा को हो रखा है तो उसके पुत्र को होगा, पिता को होगा, पिता से अपने को, खुद को, पुत्र को होगा। आई बात समझ में ना। तो ये आगे से आगे जो है चलता रहता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेनेटिक। और तो फादर ऑफ जेनेटिक या फिर आनुवांशिकता के हम लोग जो है जनक किसको बोलते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेडल को बोलते हैं। बराबर ना। जिसने क्या किया था? जिसने मटर के पौधे पर जो है वो अपने प्रयोग किए थे। बराबर ना, ये चीज ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या टोटल अपने वयस्क मनुष्य में या फिर मानव में कितनी होती है? तो 46 होती है। मानव कह दो, नवजात कह दो, कुछ भी कह दो, मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। बराबर ना। 46 यानी 23 जोड़ी। 23 जोड़ी मतलब 23 और 23 दो हो गए पैर में, तो 23 जोड़ी हो गई और 46 गुणसूत्र हो गए। बराबर। ये इस 23 और 23 मतलब 23 जोड़ी मतलब 23 एंड 23 ये हो गई। 23 और 23 क्या हो गई? 46 मतलब 23 जोड़ी। अब देखो, इसमें से जो 22 गुणसूत्र है वो अलिंगी गुणसूत्र है और एक जो गुणसूत्र है 23वां गुणसूत्र वो क्या है? लिंग गुणसूत्र है। 22वां अलिंग गुणसूत्र क्या? जो अपने बॉडी का निर्माण करते हैं। बराबर, शरीर का निर्माण करते हैं 22वां गुणसूत्र। और ये लिंगी गुणसूत्र जो है लिंग का निर्धारण करता है। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। 23 गुणसूत्र में से एक गुणसूत्र जो होता है वो लिंगी गुणसूत्र होता है और बाकी वाले जो 22 गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं? अलिंगी गुणसूत्र होता है। अलिंगी गुणसूत्र अपनी बॉडी का निर्माण करते हैं और लिंगी गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं। बराबर, ये चीज ध्यान में रखनी है।
नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इलेवेंथ की तरफ हम लोग चलते हैं अभी। ओके, एक मिनट थोड़ा सा। ओके, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मनुष्य शरीर में निम्न में से कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो आपको पता है अपने वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है और नवजात शिशु जो होता है उसके अंतर्गत हड्डियों की संख्या जो होती है वो 306 होती है। जब यही नवजात शिशु धीरे धीरे 10-12 साल का हो जाता है तो उस समय हड्डियों की संख्या 306 से घट करके कितनी रह जाती हैं? तो टोटली देखो, नवजात के समय तो उसके समय होती है 306, फिर धीरे धीरे ये जब 10 से 12 साल का होता है उस समय ये हड्डियों की संख्या जो है अप्रॉक्सीमेटली 250 तक हो जाती है। फिर जैसे ही वो वयस्क हो जाता है उस समय हड्डियों की संख्या जो है वो 206 हो जाती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा है? मतलब कि बीपी यानी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो मापने वाला यंत्र जो होता है उसे हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं? तो ब्लड प्रेशर को हम लोग जो है स्पेग्नोमेनोमीटर से मापते हैं, बराबर ना। स्टेथोस्कोप जो है इसके द्वारा हम लोग जो है हार्ट बीट का क्या करते हैं? हार्ट बीट को हम लोग सुनते हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट बीट को सुनते हैं और स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा जो है हम लोग रुधिर दाब यानी कि बीपी को, ब्लड प्रेशर को नापते हैं। ठीक है ना। ओके, तो रुधिर दबाव मापक यंत्र कौन सा होता है? स्पेग्नोमेनोमीटर। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? अगर रक्तदाब की हम ब्लड प्रेशर को मापते किससे हैं? तो स्पेग्नोमेनोमीटर से। और रक्तदाब होता कितना है? तो 120 से 80 mmHg होता है। ओके, ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80 mmHg होता है, बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? अगर हम लोग रक्त के शुद्धिकरण की बात करते हैं तो रक्त का शुद्धिकरण जो है वो कहाँ पर होगा? फेफड़ा, यकृत या फिर किडनी, जिसे हम लोग जो है वक्र कहते हैं। तो रक्त का शुद्धिकरण हमेशा ही जो है किडनी या फिर वक्र में होता है। वक्र में अपने यू आकार की एक नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो वक्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई हैं। उसी में जो है वो ब्लड की क्या होती है? शुद्धिकरण की क्रिया होती है, बराबर ना। फेफड़ों में जो है वो क्या होता है? ऑक्सीजन का शुद्धिकरण होता है, जहाँ पर रक्त में से रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। धारा विद्युत है। धारा विद्युत क्या है? तो आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है? I = होता है Q/T। मतलब प्रति सेकंड आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग जो है विद्युत धारा कहेंगे। तो यहाँ से आवेश के बहने की दर को या फिर आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सुचालक है। अब विद्युत का सुचालक कौन सा है? चीनी की मिट्टी, कांच, शुष्क वायु या फिर पारा? तो आपको पता है पारा जो है वो विद्युत का क्या है? सुचालक है, सही है ना। चीनी की मिट्टी, कांच और शुष्क वायु जो है वो क्या है? विद्युत के कुचालक हैं। पारा एक धातु है
और सभी धातुएं जो होती है वो विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं की टोटली जो संख्या जो होती है वो कितनी होती है आपको पता है। टोटल जो तत्व होते हैं, टोटल तत्व हमारे पास में कितने होते हैं, 118 हैं। उनमें से कुछ धातु है और कुछ है अधातु है। बात समझ में आ गई ना। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो विद्युत का सुचालक कौन सा होगा, पारा, क्योंकि सभी धातुएं जो होती है वो कितने होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं। और उसमें से पारा भी एक प्रकार की धातु है जो विद्युत की सुचालक होगी। और विद्युत की कुचालक धातु कौन सी होती हैं, तो सीसा यानी कि लेड यानी कि कांच, ये जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। अगर हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है, तो वो भी कौन सी हो जाती है, चांदी, बराबर ना। और विद्युत की सबसे कुचालक या विद्युत की कुचालक धातु कौन सी होती है, तो अभी मैंने आपको बताया था लेड यानी कि सीसा, वो जो होता है विद्युत का क्या होता है, कुचालक होती है। वही एकमात्र धातु है, बाकी सारी धातुएं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर आगे देखते हैं विद्युत घंटी में कौन सा चुंबक जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो विद्युत घंटी में आपको पता है, विद्युत घंटी में हम लोग जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग करेंगे। कौन सी चुंबक का, विद्युत चुंबक, यानी विद्युत घंटी में हम लोग जो है विद्युत चुंबक का प्रयोग करते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत धारा जो है आपूर्ति दी जा रही है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने घरों में जो विद्युत धारा आती है वो 220 वोल्ट की होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 50 हर्ट्ज होती है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है, यानी 220 वोल्ट और उसकी आवृत्ति कितनी होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 हर्ट्ज की होगी। ये चीज़ ध्यान में रखना है, बराबर। ओके, तो घरों में 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है और आवृत्ति की यानी फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितने होती है, 50 हर्ट्ज की। ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो देखो क्या होती है कि जैसे ये विद्युत धारा है, ये हमारे घरों में आ रही है, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि ये एक लाइन है, इस लाइन से ये प्रति सेकंड जो है 50 बार गुजरेगी। कितनी बार गुजरेगी, 50 बार। और जब भी ये यहाँ से ये यहाँ पर, फिर ये यहाँ से वापस ये लाइन, यानी इस लाइन पर जब भी आएगी तब उस विद्युत धारा का मान जो है वो 0 हो जाता है। आई बात समझ। इसलिए हम जब भी किसी अपने घरों के किसी अपने यंत्र को हाथ लगाते हैं और जब भी हमें झटका आता है तब हम लोग वापस हाथ खींच लेते हैं। अब ये हाथ वापस क्यों खींचते हैं, क्योंकि वो क्या होता है कि जब भी वो 0 आता है तब हम लोग जो है वहाँ पे हाथ खींच लेते हैं। हम लोग उसके चिपके हुए नहीं रहते, क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। 1 सेकेंड में जो है 50 बार वो क्या होती है, 0 होती है। यानी कितनी फ्रीक्वेंसी हो गई सॉरी 50 हो गई, 50 हो गई। दूसरी तारे जहाँ पर हम लोग चिपक फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, जिसके कारण मतलब 0 नहीं होती, विद्युत धारा चिपके हुए ही रहते हैं, बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 1 वॉट घंटा बराबर होता है। तो 1 वॉट घंटा कितने के बराबर होता है, तो 3600 वॉट के बराबर होता है। 1 घंटा इज इक्वल टू 3600 वॉट। वॉट किसका मात्रक है, तो वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से धातु का बना होता है। जो अपने घरों में हीटर होता है उसके अंतर्गत जो बीच में तारें लगी होती हैं, उन तारों को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो यही एलिमेंट जो है वो किसका बना हुआ होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है।
यानी विद्युत हीटर का जो एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, बराबर। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अपने आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि नाइक्रोम। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विभवांतर का मात्रक होता है, विभवांतर का मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होगा। ओम किसका मात्रक है, ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। यानी विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, वोल्ट। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक आदर्श वोल्ट मीटर का जो है प्रतिरोध कितना होता है, तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है इन्फिनिटिव कह दो या फिर अनंत होता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। कूलाम किसका मात्रक है, तो कूलाम जो होता है वो आवेश का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है, तो हेनरी मात्रक होता है। क्यूरी, आई बात समझ में ना, क्यूरी या फिर हेनरी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, मतलब अपने दो क्रम होते हैं, प्रतिरोधों का दो संयोजन होता है, एक होता है सैंडी क्रम संयोजन और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। अपने घरों में जो अपने घरों में विद्युत पंखे वगैरह जो लगे होते हैं बल्ब वो किस क्रम में लगे होते हैं, सैंडी क्रम में लगे होते हैं या फिर समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो अपने घरों में ये जो होते हैं वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। देखो जैसे ये एक खंबा, ये दूसरा खंबा, ये इसके बीच में तार, इस तार से ये अपने घर में क्या आएगी, लाइट, और यहाँ पर अपना क्या लगा हुआ है, ये अपने क्या लगा हुआ है, मीटर, जो अपने विद्युत का क्या करता है, रीडिंग करता है। फिर यहीं से अपने ये इस रूम में चले गई, फिर अपने यहाँ से अपने इस रूम में, फिर ये इस रूम में, मतलब मीटर से जो है अलग अलग रूमों में अपने जो है तार जा रही है, बराबर ना। तो अब देखो ये एक खंबे से दूसरे खंबे तक जो क्रम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडी क्रम संयोजन। खंबे से मीटर तक जो होता है वो भी सैंडी क्रम संयोजन में होता है। फिर अपने घरों में ये जो लगे होते हैं ये सारे के सारे ये जो होता है वो समांतर क्रम में होते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था, तो यह नियम जो है ओम का नियम है। किसका नियम है, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक में जो है भौतिक अवस्था अगर स्थिर रख दिया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, बराबर। यानी किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के क्या होती हैं, समानुपाती। यानी V इजिक्वल टू आई, यानी V समानुपाती I, यानी V इजिक्वल टू क्या हो जाता है, I और R यहाँ पर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। तो ये किसका नियम हो जाता है, ये ओम का नियम है, ठीक है। जर्मनी का साइंटिस्ट था ओम, उसने यह नियम दिया था। 27वां विभवांतर मापने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तो विभवांतर हम लोग किसके द्वारा मापते हैं, तो विभवांतर हम लोग जो है वोल्ट मीटर के द्वारा हम लोग जो है विभवांतर मापते हैं। आई बात समझ में। वोल्टामीटर कुछ नहीं अममीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर अपने विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के बहने की दिशा को बताता है, मतलब उसमें विद्युत धारा चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ये हम लोग किसके द्वारा डिसाइड करते हैं, गैल्वेनोमीटर के द्वारा डिसाइड करते हैं।
जो विद्युत परिपथ के बाहर की तरफ जो है लगा होता है। वोल्टमीटर विभवांतर, वोल्टमीटर के द्वारा हम लोग जो है विभवांतर को मापते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। घरों में कितने वोल्ट की विद्युत आपूर्ति दी जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था 220 वोल्ट की, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज की होती है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। परम ताप, परम ताप किसे कहते हैं या फिर परम ताप होता क्या है? परम ताप की अगर बात करता हूं तो वह ताप अणु जो है अपनी क्रिया जो है करना देते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परम ताप। उस ताप से नीचे कोई ताप, अगर मैं ऊपर ताप करता हूं तो ऊपर ताप तो बहुत हो सकता है इन्फिनिटी तक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 800 डिग्री, 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, ये इन्फिनिटी तक होता है। लेकिन नीचे 0, -1, -2 ये एक लिमिट में होता है, इससे नीचे जो है वो ताप नहीं होता है। वो नीचे वाला ताप जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परम ताप। उस ताप पर जो है अणु जो है अपनी क्रिया करना बंद कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परम ताप, शून्य ताप कहते हैं। और यह परम शून्य ताप कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। इससे नीचे जो है ताप नहीं होता है, ऐसा माना गया है। बराबर, ऊपर तो हो सकता है 1000, 2000, 3000, ये इतना हो सकता है, इन्फिनिटी तक हो सकता है, लेकिन नीचे तक जो है सिर्फ कितना होगा? -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसी को हम लोग जो है परम शून्य ताप कहेंगे। बराबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठोस से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। अब देखो, डायरेक्टली ठोस से वाष्प बन रहा है और वाष्प से वापस ठोस में बदल रहा है, उसमें द्रव नाम की कोई चीज नहीं आती है, मतलब द्रव अवस्था नहीं आती है, तो वह कौन सी होगी? ऊर्ध्वपातन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। हिमकरण किसे कहते हैं? पानी का बर्फ में बदलना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिमकरण। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? पानी का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, उसे क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। पिघटना कुछ नहीं होता है, पिघलना होता है। ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31। हीटर से पूरा कमरा निम्न में से किस विधि से जो है गर्म होता है? अब देखो, हीटर से, विकिरण विधि से, संवहन से, चालन से, या ये सभी? तो आपको पता होगा हीटर से जो है वो क्या निकलती है? विकिरणें, तरंगे निकलती है। अब जैसे हमारी पृथ्वी पर क्या होती है? सूर्य की विकिरणें आती है, जिसकी वजह से हम गर्म होती है। यही बात समझ, यानी विकिरण विधि के द्वारा जो है ये क्या होता है? हमारा हीटर से बात हो रही है, ठीक है ना? हीटर से किस विधि के द्वारा? तो विकिरण विधि के द्वारा जो है गर्म होती है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है उसको चेंज करती है। यहां से अपना ये हो जाता है विद्युत मोटर। ये चीज ध्यान में रखना है। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। कैलोरी निम्न में से किसकी मात्रक यानी इकाई है? कैलोरी। तो देखो, ताप की मात्रक क्या होती है? केल्विन होती है। ऊष्मा कैलोरी की होती है, बिल्कुल। शक्ति की वॉट होती है। तापमान की है जो है केल्विन होती है। ऊष्मा और ऊर्जा, इन दोनों की मात्रक जो है क्या होता है? कैलोरी होती है। ये रखनी है। बराबर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव होता है। अब देखो, अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ेगा तो उसका क्या होगा? पृष्ठ तनाव कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं। जैसे गरम गरम जो है, गरम गरम जलेबी जो होती है वो हम लोगों को ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है ठंडी जलेबी की तुलना में। क्यों? गरम जलेबी का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जीभ पर जो है आसानी से फैल जाती है। और ठंडी जलेबी जो है उसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जीभ पर फैलती नहीं है।
तो ये चीज ध्यान में रखें, यानी गर्म वस्तु मतलब उसका ताप बढ़ा, तो ताप बढ़ने पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आई बात समझ में ना। तो ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव के कम होने के कारण जो है हम लोगों को जलेबी जो है बहुत अधिक स्वादिष्ट लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल गर्म होता है। अब देखो वायुमंडल, क्वेश्चन वो था कि हीटर से जब हमारा रूम गर्म होता है तो वो विकिरण से, वायुमंडल गर्म कैसे होता है, तो वो संवहन विधि के द्वारा होता है, उष्मा के संवहन विधि के द्वारा जो है वायुमंडल गर्म होता है। अब ये कैसे, ये देखो संवहन मेथड क्या होता है कि ठंडी वायु का स्थान गर्म वायु का ले लेना ना, गर्म वायु का स्थान ठंडी वायु का ले लेना। अब देखो क्या होता है देखो जैसे यहां से अपनी ये गर्म वायु जो है ऊपर जाती है, ऊपर वाली ये ठंडी जो है वायु जो होती है वो नीचे आती है, वापस ये ठंडी वायु गर्म वायु का स्थान ले लेती है और गर्म वायु वापस ऊपर जाती है, वापस इस प्रकार से ये क्रिया जो है चलती रहती है और अपना इन्वायरमेंट जो है ठंडा होता रहता है। सॉरी, समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि मध्य रात्रि की जो रातें जो होती है वो ठंडी क्यों होती है, तो वो सेम यही मेथड होता है, संवहन क्रिया। ओके सॉरी, वायुमंडल का गर्म होना वो किसके द्वारा होता है, तो संवहन के द्वारा होता है। ओके आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर अपने आता है 36, पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है। अब देखो पृथ्वी का, अच्छा वो क्वेश्चन अलग तरीके से, वायुमंडल गर्म होता है। अगर हम लोग इसमें देखें तो इसका आंसर क्या होता है, विकिरण के द्वारा। देखो क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा अलग फिट करके दिया है। यहां पे हम लोग जो है बात किसकी कर रहे हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की, बल्कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे अंतरिक्ष वगैरह भी होते हैं। आई बात समझ, अंतरिक्ष में वायुमंडल होता नहीं है, फिर भी वहां पे गर्मी तो होती है ना, तो वो किसके कारण होती है, तो विकिरण के कारण। यानी वायुमंडल गर्म होता है वो किसके कारण, विकिरण के कारण। और पृथ्वी का वायुमंडल, जब यहां से पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है वो किस मेथड से होता है, तो संवहन विधि के द्वारा होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है, बराबर। तो पृथ्वी का वायुमंडल गर्म होता है तो वो कौन सी विधि हो जाती है, संवहन मेथड हो जाता है। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वथनांक बिंदु, क्वथनांक बिंदु पर है, यानी क्वथनांक बिंदु क्या है, द्रव गैस में बदलता है, द्रव में परिवर्तन नहीं होता है, द्रव ठोस में बदल जाता है, या उपरोक्त सभी। देखो क्वथनांक बिंदु क्या है, क्वथनांक बिंदु वह बिंदु होता है जिसके अंतर्गत द्रव जो है उबलकर जो है गैस में परिवर्तित हो जाता है, मतलब द्रव का गैस में परिवर्तन होना वो उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक। ओके पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये चीज ध्यान में रखना है, यानी द्रव का गैस में बदलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक है आगे हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं, आघूर्ण का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, या संवेग का नियम। तो आपको पता ही है न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जो है गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहते हैं, और पहले नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त आती है, बराबर ना। पहले नियम से बल की परिभाषा जो है प्राप्त होती है। न्यूटन का पहला नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बराबर। और न्यूटन के पहले नियम को एक तो गैलीलियो का नियम और दूसरा होता है जड़त्व का नियम, इन दोनों के नाम से जो है जाना जाता है। न्यूटन के पहले नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है, बल का सूत्र जो है न्यूटन के गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक आपको पता है, देखो शक्ति का मात्रक जो होता है वो वॉट होता है, वॉट से ऊपर किलोवाट, मेगावाट होता है, ठीक है ना। तो देखो किलोवाट, जूल, डाइन, किलोवाट घंटा। अब देखो
ये तो अपने घरों में जो विद्युत आती है किलोवाट घंटा, उसे यूनिट बोलते हैं, ये चीज होती है किलोवाट घंटा में आती है, बराबर। किलोवाट ये किसका मात्रक होता है, तो ये वाटक जो है शक्ति का मात्रक है। किलोवाट या फिर किलोवाट घंटा ये किसका मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 14। ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंग क्या है, यांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय, विद्युत संबंधी तरंग, या ये सभी। ध्वनि तरंग जो होती है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग, जिनमें से ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, यहाँ से अपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होते हैं, ये सीरीज यहीं पे फिनिश होती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखा जो अपने एग्जाम में रूटीन में आते रहते हैं। अगर आपको एग्जाम इन क्वेश्चनों से संबंधित किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको बताना, बराबर। ओके, थैंक यू वेरी